नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर दूसरा होने वाला है। और आज की क्लास के जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से जानते हो और एसएसटी के नाम से भी। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय संस्कृति का विकास रहने वाला है। तो सबसे पहला, अगर आप लोगों ने ना अपना प्री डीलेट एंट्रेंस एग्जाम का अगर सिलेबस देखोगे ना, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा से होने वाला है जो एग्ज़ाम है ना, तो उसका सिलेबस देखोगे ना, तो उसमें आप लोग का जो एसएसटी का जो टॉपिक है उसमें दूसरा टॉपिक जो मिलेगा ना, उसमें आप लोगों का भारतीय संस्कृति का विकास मिलेगा। तो इसको हम लोग ना भारतीय संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। ठीक है, एकदम ही विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो रहेगा फैक्चुअल ना, उसे हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आप लोग को नोट करने के लिए जिस चीज़ को बोलूँगा ना, तो उसे आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, और इसका जो ना क्लास होने के बाद ना, इसका जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लगभग 30 क्वेश्चन इसमें करेंगे। और इन 30 क्वेश्चन का जो पीडीएफ रहेगा ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कीजिए टेलीग्राम में बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और डाउनलोड करके ना बढ़िया सा दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना फटाक से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं आप लोगों का कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और प्रॉपर टाइम पे आप लोग अपना क्लास को अटेंड कर पाओ। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना फटाक से हम लोग ना थोड़ा सा इसका जो थ्योरी है ना उसको पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ूंगा, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और आप लोग भी पढ़ोगे साथ में ना, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिए ध्यानपूर्वक आप लोगों को सुनने का। ठीक है, तो सबसे जो देखिए टॉपिक जो लिखा है ऐतिहासिक घटना के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इसको पढ़ते हैं। पाषाण काल में प्रारंभ काल से युग, फिर वैदिक काल तक प्राचीन भारत में कई सभ्यताओं के उदय और उनके अंत के बीच अनेक लाभकारी एवं विनाशकारी घटनाएं घटित हुई। नेक्स्ट को पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के इस खंड में अभ्यर्थी को भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत में साम्राज्यों का उदय, जिसके अंतर्गत मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत गुप्त, वाकाटक काल में कला, स्थापत्य, साहित्य तथा विज्ञान का विकास, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, गुप्तोत्तर कालीन भारत, राजपूत काल, संगम काल, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर का साम्राज्य, उत्तर व दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंश, मुगल का, मराठा काल का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो केवल इसमें ना साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा बताया है, इसमें विस्तार पूर्वक कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जब मैं आप लोग को एमसीक्यू कराऊंगा ना, तब इसका ना विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया है ध्यान से पढ़िए। भारत शुरू से ही अपने भू संसाधन, प्राकृतिक पदार्थ, उपहार, खनिज, अच्छी फसल, पर्याप्त धन संपदा और स्थानीय शासकों एवं प्रजा के आपसी तालमेल, शांतिपूर्ण वातावरण के लिए विश्व पटल पर विख्यात रहा। यहाँ की इन्हीं आकर्षण से विदेशी आक्रमणकारी स्वयं को रोक न पाए और लूटपाट के साथ यहाँ की जनता का शोषण करने में भी होड़ मची थी। ज्यादा शक्तिशाली आक्रमणकारी इतना ही शोषण स्वर्णिम भारत को खोखला करने में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। यूरोपियों का जो धीरे धीरे व्यापारिक उद्देश्य को सत्ता संचालन में बदल लिया। इन्हीं क्रम में भारत की पूरा को अपने अधीन कर अपनी मनमानी करने लगी। तो केवल आप लोगों को इतना ही थ्योरी पढ़ना था। इन थ्योरी में ना उतना ज़्यादा फैक्चुअल कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ना एक जो भूमिका के तौर पे जो इंट्रोडक्शन देता है ना, उसी प्रकार से दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब मैं आप लोग को इसमें एमसीक्यू अब कराऊंगा ना, तो उसमें आप लोग को ना जितना भी फैक्चुअल रहेगा ना, सारी चीज़ों को आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताते हुए चलूँगा। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को ना सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और मेरे आंसर देने से पहले ना आपको खुद को आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक सभी फैक्चुअल चीज़ों के बारे में ना समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। मगध साम्राज्य का शासक जरासंध निम्नलिखित में से किस वंश का था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश या ऑप्शन डी बृहद्रथ वंश। तो किस वंश का था ये जो जरासंध है, वो सबसे पहले आप बताइए, फिर इसका ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। तो बताइए सबसे पहले क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ वंश करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मगध साम्राज्य का शासक जरासंध निम्नलिखित में से किस वंश का था पूछा है। तो मगध साम्राज्य का जो शासक है ना वो जरासंध वो ना बृहद्रथ वंश का था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और मगध साम्राज्य की अगर मैं बात करूँगा ना तो अगर आप लोग इस प्रकार से दक्षिण भारत का अगर कि आप लोग मैप बनाओगे ना इस प्रकार से, इस साइड में जो है ना उसमें मगध साम्राज्य स्थापित था और मगध साम्राज्य जो है ना वो विशाल साम्राज्य था। और इस साम्राज्य में ना मुख्यतः 3 वंशों ने सबसे ज़्यादा शासन किया। किसने? तो सबसे पहला देखिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, 3 वंशों ने ना मगध साम्राज्य पर शासन किया। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और मगध साम्राज्य का शासक जरासंध जो था ना वो बृहद्रथ वंश का था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को बाकी जो ऑप्शन है ना उसके बारे में भी सबसे पहला थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग को ना थोड़ा सा नॉलेज हो सके। ऑप्शन नंबर ए को देखिए नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे ना वो महापद्म नंद था। कौन था? तो महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और नंद वंश का जो अंतिम शासक है ना वो आप लोग का घनानंद है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक भी था है ना, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा दिया था घनानंद को, आप लोगों को पता होगा ना, चाणक्य की सहायता से हराया था ना, आप लोग को पता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा कहानी सुने होंगे। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, नंद वंश के बारे में। उसके अलावा हर्यक वंश के बारे में थोड़ा सा जान लो। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबसार था। कौन था? तो बिंबसार था। बिंबसार और बिंदुसार दोनों अलग है ना, तो बिंबसार आप लोगों को याद रखना है हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में। और 544 कब? 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, और जो हर्यक वंश का ना अंतिम शासक है ना वो नागदशक है। ठीक है, चाहो तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार था और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो आप लोगों का नागदशक था। ये दोनों को आप लोगों को याद रखना है। और अगर मैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करूं मौर्य वंश का ना, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य था। आप लोगों को पता होगा जो नंद वंश के अंतिम शासक जो था ना घनानंद ना, तो उसको हरा करके ना जो मौर्य वंश की स्थापना किया था। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। कब? तो 322 ईसा पूर्व में ना मौर्य वंश की स्थापना किया था, चाणक्य की सहायता से घनानंद को हरा करके किया था। आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत सारे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ वंश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी फैक्चुअल डाटा को आप लोगों को याद रखनी है। मैं लिख करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लिखने से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आप लोग केवल सुनो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, चाहो ना तो पेन और कॉपी में थोड़ा सा नोट कर लो, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़ते हुए चलते हैं। चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा सांगा या ऑप्शन डी रावलमल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था बोला था। ये जो कीर्ति स्तंभ है ना उसे विजय स्तंभ भी कहते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। हो सकता है कि कीर्ति स्तंभ की जगह विजय स्तंभ करके दे दे, तो ये जो कीर्ति स्तंभ या विजय जो स्तंभ है ना वो राणा कुंभा ने बनवाया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो राणा कुंभा है ना वो मेवाड़ का राजा था। ठीक है, तो मेवाड़ का राजा कौन था? तो राणा कुंभा था, जिसने खिलजी वंश मतलब खिलजी जो वंश था ना उस पर जीत दर्ज किया था। और इसी जीत के चलते ना उन्होंने ना जो ये कीर्ति स्तंभ है ना उसको ना निर्माण करवाया था, वो भी सोलंकी शैली में वास्तुकला पर आधारित था। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा करेक्ट हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ अगर बोला जाए ना चित्तौड़गढ़ में ना तो आप लोगों को राणा कुंभा ही लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार ना नेक्स्ट प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। जितना भी हम लोग इसमें प्रश्न पढ़ेंगे ना सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़िए। भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय व्यापारी कंपनी थी। ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी या ऑप्शन सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी या ऑप्शन डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थी बोला है। तो आप लोगों को पता होगा कि 1498 में, कब? 1498 में जो वास्को डी गामा था वो आया हुआ था। उसने क्या किया था? भारत की खोज किया गया था, ये बोला गया था। भारत के कलिकट पर उतरा था ना, और उतार करके वो मसाला वगैरह दुनियादारी करके ले गया था। और ले जाने के बाद ना उन्होंने वहाँ की जो अपना पुर्तगीज है ना, मतलब पुर्तगाल जो देश है ना, वहाँ से फिर पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर सारा इन्फॉर्मेशन दिया था। और इसके चलते ना जो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो व्यापार करने के उद्देश्य से ना भारत पर आया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला भारत में आने वाला यूरोपीय व्यापारिक कंपनी कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का हो जाएगा, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहला भारत पर आया हुआ था। ठीक है, व्यापारिक कंपनी के तौर पर। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। शक संवत में प्रारंभ हुआ था। आपको ये बताना है कि शक संवत प्रारंभ कब हुआ था, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 57 ईस्वी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था बोला था, मतलब शक संवत का प्रारंभ किसने किया था, ये क्वेश्चन एक्चुअल में होना चाहिए। जो शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है ना, 78 ईस्वी में हुआ था। और ये जो शक संवत चलाने वाला जो शासक था ना वो कुषाण वंश का, कौन सा? तो कुषाण वंश का जो शासक कनिष्क है ना, उन्होंने 78 ईस्वी में, कब? तो कुषाण वंश के शासक ने ना 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। ठीक है, किसने चलाया था? तो स्पेसिफिक नाम याद रखना है, कनिष्क ने चलाया था। कब? तो 78 ईस्वी में चलाया था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग या ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था बोला है, तो सती प्रथा को जो समाप्त किया था ना वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अब ये सती प्रथा क्या होता है थोड़ा सा जान लो, बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी दोबारा एक बार जान लो, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए। सती प्रथा का मतलब ये होता था कि अगर एक विवाहित महिला का उसके पति अगर युद्ध में मर जाता है ना, तो उसके साथ जैसे उसके विवाहित जो पति था ना, तो उसके शव के साथ उस महिला को भी ना उसमें जिंदा जला दिया जाता था, जिसे सती हो जाना कहा जाता था। ठीक है, तो सती प्रथा ऐसे ही कहलाता था। तो और ये जो सती प्रथा है ना उसे कुप्रथा मानते हुए ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ना इसे समाप्त कर दिया। तो कब किया? तो कब उसका डेट आप लोग को याद रखना है, 1829 में। कब? तो 1829 में ना ये जो सती प्रथा है ना उसका समापन कर दिया गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इसमें ना सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो भारत के अहम एक व्यक्ति थे ना, कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कौन? तो राजा राम मोहन राय की भी ना अहम भूमिका है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। अगर ब्रिटिश में बोला जाए ना तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो गवर्नर थे ना उसके बाद आप लोग को याद रखना है। अगर भारतीयों में पूछा जाए ना तो राजा राम मोहन राय को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग करेक्ट हो जाएगा। और ये जो सन है ना 1829 उसे भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1729 या ऑप्शन डी 2001। तो कब किया गया सबसे पहले आप लोग बताइए। प्रश्न क्रमांक 5 में मैंने आप लोग को कई बार बताया हूँ। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 1829 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सती प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया गया बोला है। जो सती प्रथा को समाप्त किया गया ना वो 1829 में किया गया है। और इसको समाप्त करने का जो श्रेय है ना वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग एक है, और दूसरा जो व्यक्ति है ना वो राजा राम मोहन राय है। ये दोनों को आप लोगों को याद रखना है, और 1829 को इसे समाप्त किया गया ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे बोला है, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे ना, वो श्रीगुप्त थे, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और श्रीगुप्त का अगर शासनकाल की बात किया जाए ना, तो कब, तो 240, तो 240 से 280 होगा। कितना? तो 280 जो ईस्वी है ना, इतना तक कि उन्होंने शासन किया, मतलब 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जाए ना, तो कौन थे गुप्त वंश के संस्थापक? तो श्रीगुप्त था। और इनका शासन साल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक की चला, 40 वर्ष तक। इतना बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। अर्थात आप लोग को ये बताना है कि ये जो अकबर जो राजा है ना, उसका वैवाहिक संबंध किससे नहीं था, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा या ऑप्शन डी आमेर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बंसवाड़ा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था बोला है। जो वैवाहिक संबंध नहीं था ना, वो ऑप्शन नंबर सी बंसवाड़ा करेक्ट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को ना, ये जो अकबर है ना, मतलब जितना भी मुग़ल बादशाह थे ना, उनकी एक नीति के बारे में बात करूँ ना, तो उनका जो साम्राज्य विस्तार करने का जो नीति था और शासन करने का जो नीति था ना, वो अपने आसपास के जितने भी राजा थे, जितने भी राज्य थे ना, उन सभी राजा से अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या करते थे, उनके जो पुत्री हैं, मतलब उनकी जो राजकुमारियां हैं ना, उनसे विवाह करके ना, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता था, ताकि उनके आसपास के जो राज्य हैं ना, उनके राज्य में मिलाया जा सके और उनका जो साम्राज्य है उसमें विस्तार किया जा सके, ताकि उनको ना बाहरी आक्रमण का खतरा ना हो, ठीक है। तो इसीलिए जो मुगल साम्राज्य में जितने भी राजा हुए ना, सारे के सारे को आप लोग देखोगे तो कई शादियाँ किए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तभी आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो उनकी ऐसी नीति होते था, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बंसवाड़ा है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। अकबर राजा जो थे ना, उसका वैवाहिक संबंध बंसवाड़ा जो राज्य है उसमें से नहीं था, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, आमेर, इससे उसका वैवाहिक संबंध था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 में की थी? ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी माधवराव द्वितीय या ऑप्शन डी बालाजी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1902 में किया था बोला है ना, तो अंग्रेजों के साथ जो ना बासिन की जो संधि हुई थी ना, वो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य ना 1902 में बासिन की संधि हुआ था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय के साथ ना बासिन की संधि 1802 में हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। मुसलमान प्रजा का इस्तेमाल नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। ऑप्शन ए काजी उल कुजाल, ऑप्शन बी उलेमा, ऑप्शन सी मुहतासिब या ऑप्शन डी दीवान ए सआदत। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मुहतासिब करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मुसलमान प्रजा का इस्तेमाल नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला जो मुगल अधिकारी था ना, वो आप लोग का मुहतासिब कहलाता था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मुहतासिब करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलेंगे। जिसे बताने लायक होगा ना, जो इम्पोर्टेंट होगा ना, उसे मैं आप लोगों को बिल्कुल ना डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम था। ऑप्शन ए इलाही व्यवस्था, ऑप्शन बी इम्ता व्यवस्था, ऑप्शन सी मुक्ताई व्यवस्था या ऑप्शन डी दहसाला। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी दहसाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका जो नाम था ना वो दहसाला था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखो अकबर के जो 9 रत्न थे ना, तो 9 रत्नों में से एक रत्न जो था ना वो राजा टोडरमल था। ये बात आप लोग को पता होगा। और जो राजा टोडरमल है ना उन्होंने ना राजस्व व्यवस्था में ना एक दहसाला का नियम बनाया था, उसे जो राजा अकबर है ना उन्होंने उसको लागू किया था अपने शासनकाल के 24वें वर्ष की पैमाइश पर ना। ये जो राजस्व व्यवस्था है उसे लागू किया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है दहसाला को, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी दहसाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने राजस्थान के ओसिया मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए सोलंकी, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी चौहान या ऑप्शन डी गोहिला। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पर प्रतिहार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से किस वंश के राजाओं ने राजस्थान के ओसिया मंदिरों की निर्माण करवाया था, बोला है। तो जो ओसिया जो मंदिर का निर्माण जो है ना वो प्रतिहार वंश के राजाओं ने करवाया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने औरंगजेब के लिए मुगल बादशाह बनने का मार्ग प्रशस्त किया? ऑप्शन ए धर्मत की लड़ाई, ऑप्शन बी कालपी की लड़ाई, ऑप्शन सी सामूगढ़ की लड़ाई या ऑप्शन डी खानवा की लड़ाई। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सामूगढ़ की लड़ाई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने औरंगजेब के लिए मुगल बादशाह बनने का मार्ग प्रशस्त किया, बोला है। तो जो सामूगढ़ की लड़ाई था ना उसमें औरंगजेब के लिए जो मुगल बादशाह बनने का जो मार्ग था ना वो प्रशस्त किया। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सामूगढ़ की जो लड़ाई है ना वो कब हुआ था? तो 29 मई 1658 को हुआ था। कब? तो 1658 को हुआ था 29 मई। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सामूगढ़ की जो लड़ाई है वो किसके किसके बीच हुआ था ना, तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। किसका? तो दारा शिकोह के बीच हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है ना सामूगढ़ की लड़ाई वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया? ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली, ऑप्शन बी जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा का किला आगरा या ऑप्शन डी ताजमहल आगरा। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आगरा का किला आगरा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शाहजहां द्वारा निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया गया, बोला है। तो जो आगरा का जो किला है ना उसका निर्माण नहीं करवाया गया था, ठीक है। और ये जो आगरा का जो किला है ना उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने? तो अकबर ने करवाया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा जो शाहजहां है ना उसने लाल किला बनवाया था, जामा मस्जिद बनवाया था और ताजमहल भी बनवाया था जो फेमस आगरा में है उसको। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। अशोक के धम्म की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी विशेषता थी? ऑप्शन ए धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन बी धार्मिक उत्सव, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का वर्चस्व या ऑप्शन डी धार्मिक संस्कार। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है धार्मिक सहिष्णुता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अशोक के धम्म की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी विशेषता थी, बोला है। जो अशोक के धम्म था ना उसकी बुनियादी जो विशेषता थी ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए धार्मिक सहिष्णुता करेक्ट हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए धार्मिक सहिष्णुता करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को अशोक के बारे में थोड़ा सा बता दूँ ना तो अशोक भारत के
प्रथम सम्राट थे जिन्होंने ना शिलालेख लेखनी की जो शुरुआत किया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। मतलब पत्थरों पर जो लिखा जाता है ना, उसे शिलालेख कहते हैं और शिलालेख का जो शुरुआत है ना अशोक ने करवाया था, ये बात आप लोग को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। गुप्त वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच गुप्त, या ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त करेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है वो रिपीटेड प्रश्न है, आप लोग को पता होगा। हम लोगों ने दूसरा या तीसरे प्रश्न में भी पढ़ा था गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। सुमेलित कीजिए इमारतें एवं मुगल बादशाह को। मतलब सूची 1 में देखो इमारत है और सूची 2 में देखो मुगल बादशाह। मतलब किसने किसका निर्माण करवाया है इसे आप लोगों को बताना है, ठीक है। सबसे पहला ए को देखो लाल किला आगरा, दूसरा जामा मस्जिद दिल्ली, सी को देखो बीबी का मकबरा औरंगाबाद, या डी को देखो एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा। उसके अलावा पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। अगर आप लोगों से कोर्ट में पूछेगा ना तो इसी प्रकार से पूछेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इस प्रकार से और दूसरा पूछने का, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला सूची 1 और सूची 2 को ना आपस में मिलाते हुए चलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले ए को देखो लाल किला आगरा। तो लाल किला आगरा का निर्माण किसने करवाया था? तो वो आप लोगों का जो अकबर है ना वो करेक्ट हो जाएगा पहला में। उसके अलावा बी को देखो जामा मस्जिद दिल्ली। तो जामा मस्जिद जो दिल्ली है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो हो जाएगा आप लोग का जो शाहजहां है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद है तो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद है उसे औरंगजेब ने बनवाया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और डी को देखो इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में है। तो इत्माउद्दौला का जो मकबरा वो किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। इन चारों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ना इसका पीडीएफ जो है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अबुल फजल, या ऑप्शन डी मोहम्मद सागी मुस्तैन खान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखा है बोला है? तो आईने अकबरी जो पुस्तक है ना वो अबुल फजल ने लिखा था। और ये जो अबुल फजल है ना वो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था, ठीक है, जिसने ना आईने अकबरी लिखा था, अकबर के बारे में व्याख्यान लिखा था, मतलब उसके जो शासनकाल है उसका वर्णन किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो अबुल फजल है ना उसने अकबरनामा भी लिखा है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी श्रावणगोल बेला, ऑप्शन सी वैशाली, या ऑप्शन डी विदिशा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 श्रावणगोल बेला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे बोला है, तो कहाँ व्यतीत किए थे ना? तो वो श्रावणगोल बेला में व्यतीत किए थे। और आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना उसके बारे में, जब चंद्रगुप्त मौर्य बूढ़ा हो गया था ना तो उसको बोला गया था कि आप श्रावणगोल बेला में जाइए और उपवास के द्वारा, मतलब किसी भी प्रकार के अन्न को ग्रहण मत कीजिए, उपवास के द्वारा ना आप अपने प्राण को त्याग दीजिए, जिसके माध्यम से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा, ये बोला था। तो श्रावणगोल बेला में ना वो उपवास के द्वारा अपनी जो ना अंतिम सांस लिया था, अपना मृत्यु जो उपवास के द्वारा किया था, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है जिसकी मृत्यु जो हुआ था ना वो 298 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? तो 298 ईसा पूर्व में हुआ था, ये
बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके राज्य में रहता था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है ना अकबर, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जो है किसके राज्य में रहता था बोला है, तो वो अकबर के राज्य में रहता था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा तानसेन जो था ना वो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, आप लोगों को पता होगा। ये जो तानसेन था ना वो प्रसिद्ध संगीतज्ञ था अपने ज़माने में, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं आप लोगों का ना अकबर के 9 रत्नों में की बात करूँ ना तो एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अकबर के जो 9 रत्न है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। आप लोगों से कूट में भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा अकबर के 9 रत्न में शामिल नहीं है या शामिल है, ऐसे पूछे गए तो कैसे करोगे। तो इसके लिए ना इनके 9 रत्न जो है ना उसको आप लोग एक बार याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हो जाएगा बीरबल, दूसरा अबुल फजल, तीसरा तानसेन, चौथा मानसी, पांचवा अब्दुल रहीम खान खाना और छठवां होगा टोडरमल, सातवां होगा फैजी, आठवां होगा मुल्ला दो प्याजा और नौवां होगा हकीम हुकाम। तो ये 9 आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। पहला बीरबल, दूसरा अबुल फजल, तीसरा तानसेन, चौथा मानसी, पांचवा अब्दुल रहीम खान खाना, छठवां टोडरमल, सातवां फैजी, आठवां मुल्ला दो प्याजा और नौवां हकीम हुकाम। ये जो अकबर के 9 जो रत्न है ना उनको आप लोगों को याद रखना है, 9 को, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा ने किसके साथ युद्ध किया? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी अंग्रेज या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अफगान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा ने किसके साथ युद्ध किया बोला है, तो मराठा ने ना अफगान के विरुद्ध युद्ध किया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में। और आप लोग को पता होगा कि पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ था, ठीक है। सबसे पहला जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना वो आप लोगों का 1526 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। तो कौन कौन लड़ा था? तो एक तरफ बाबर था और दूसरा तरफ इब्राहिम लोदी था, ठीक है। और अगर मैं दूसरा की बात करूँ ना, मतलब पानीपत का दूसरा युद्ध के बारे में बात करूँ ना तो वो 1556 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। और 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ना तो उसमें कौन कौन था? तो एक तरफ अकबर था और दूसरा तरफ हेमू था। ये दोनों बात को आप लोगों को याद रखना है। और अगर मैं तीसरा युद्ध के बारे में बात करूँ ना, मतलब पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करूँ ना तो 1761 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। कौन कौन हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, जो अफगान था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो अफगान है ना वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं आप लोगों का ना ये जो तीनों युद्ध है उसमें विजयी कौन रहा इसके बारे में बताऊँ ना तो सबसे पहला प्रथम जो युद्ध हुआ था पानीपत का ना उसमें बाबर विजयी हुआ था। कौन? तो बाबर विजयी हुआ था। और दूसरा युद्ध में ना अकबर विजयी हुआ था। कौन? तो अकबर विजयी हुआ था। और तीसरा युद्ध में ना फिर से मराठा जो था ना वो विजयी हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना सारा मेरे को आप लोगों को बताने का वजह ये होता है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा नॉलेज हो पाए, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग अगर थ्योरी पढ़ेंगे ना तो पूरा महीना निकल जाएगा, फिर भी थ्योरी को कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर कि एक एक तो टॉपिक को पढ़ते रहे तो इसीलिए एमसीक्यू के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस मगध शासक को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया तथा भूख से मार डाला? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी शिशुनाग या ऑप्शन डी उदयन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है बिंबिसार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से किस मगध शासक को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर तथा भूख से मार डाला था ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार का जो पुत्र था ना अजातशत्रु ना, तो उन्होंने उसको ना बंदी बना दिया था और भूख से मार डाला था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को एक बात जानकर के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा, जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं ना, मतलब इसमें भारत में ना, तो उन लोगों को आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर राजगद्दी के लिए अपने पिता को भी उन्होंने ना मारने पर डर नहीं लगता था। तो खासतौर से मुगल साम्राज्य में देखोगे ना तो आप लोग को पता चलेगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, ये सारा चीज़ जितने भी हो ना, एक दूसरे को अपने पिता को ना वो लोग मार के ही राजगद्दी पर बैठते थे। तो आप लोग को आश्चर्य लगेगा ऐसी बात सुन करके, ठीक है। जितने भी इसमें मुस्लिम शासक हुए ना सारे के सारे ऐसे ही बने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी बिल्हड़, ऑप्शन सी जयानक या ऑप्शन डी चंद बरदाई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी चंद बरदाई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है ना वो चंद बरदाई है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी या ऑप्शन डी बाबर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था बोला है, तो भारत पर आक्रमण करने वाला ना प्रथम मुस्लिम शासक जो था ना वो मोहम्मद बिन कासिम था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इन्होंने ना 712 कब, तो 712 ईस्वी में ना मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सबसे पहला आक्रमण किया था। कहाँ? तो सिंध पर किया था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। कब किया था? तो 712 ईस्वी में सिंध पर सबसे पहला आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी इब्न बतूता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान जो पूछा है ना, तो जो मुस्लिम जो विद्वान है साथ आने वाला ना वो अल बरूनी था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये जो अल बरूनी है ना उसके बारे में पुराणों का अध्ययन करने वाला, मतलब पुराणों का जो अध्ययन करने वाला सबसे पहला जो मुसलमान था ना वो अल बरूनी ही था, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। नालंदा विहार का विध्वंस किया था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन ऐबक या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो नालंदा विहार का विध्वंस किया था बोला है, तो नालंदा विहार का जो विध्वंस किया था ना वो बख्तियार खिलजी किया था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग को पता होगा ना नालंदा विहार जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था उस समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान या ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था बोला है, तो दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है इल्तुतमिश वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। सल्तनत काल में किसने बाजार सुधार कानून लागू किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सल्तनत काल में बाजार सुधार कानून लागू किया बोला है, तो जो बाजार कानून जो सुधार है ना मतलब जो बाजार व्यवस्था है ना उन्होंने ना जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने सबसे पहला इसको लागू किया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जिसमें उन्होंने मूल्य नियंत्रण पर काम किया था सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। कृष्णदेव राय के राज दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए 8 मंत्री, ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी 8 परामर्शदाता या ऑप्शन डी 8 शास्त्री। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 8 तेलुगु कवि करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज जो कौन थे पूछा है ना, तो जो अष्ट दिग्गज थे ना वो जो 8 तेलुगु कवि थे, ये बात आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने एक जो नाटक है वो भी देखा होगा जो अष्ट दिग्गज है, मतलब कृष्णदेव राय के जो राज दरबार में कल को लेकर के ना एक नाटक जो तेनाली रामा जो थे, आप लोगों ने देखा होगा वो नाटक को कभी ना कभी। तो तेनाली रामा जो थे ना वो भी आप लोग का अष्ट दिग्गज में शामिल था, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हरिहर और बुक्का करेक्ट हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना वो किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो कब किया था? तो 1336 में किया था। कब? तो 1336 ईस्वी में किया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिहर और बुक्का जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा 1336 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।